Hello students, once again you're welcome in D and F block elements. तो स्टूडेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर अपना चल रहा था और जो लास्ट पार्ट था फोर्थ, ठीक है, ये पार्ट फिफ्थ है। पार्ट फोर्थ में अपनों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3D सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज के कैरेक्टर्स या लक्षणों की बात कर रहे थे, अपने उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो उस प्रॉपर्टीज के अंदर अपने यहां तक पहुंचे थे। पॉइंट नंबर 4 अपनों ने डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 4 क्या है? मेटेलिक नेचर या धात्विक प्रकृति। तो मेटेलिक नेचर की अपनों ने बात की थी इससे लास्ट वाले वीडियो में। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखें और फिर इस पर आए। तो मेटेलिक नेचर इनका अपनों ने बात की थी, डिपेंड करता है कि ये काफी हाईली स्ट्रॉन्ग या बोले इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, मेटेलिक जो पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है। और उसका जो रीजन होता है वो क्या है? बिकॉज 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर क्या 2 तरह की बॉन्डिंग होती है। 2 तरह की बॉन्डिंग कौन सी होती है? एक मेटेलिक बॉन्ड बनता था और एक क्या बनता था? कोवेलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड बनता है ड्यू टू NS इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो NS इलेक्ट्रॉन है वो तो मेटेलिक बॉन्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और डी सब सेल जो है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने डी सब सेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, एकमित इलेक्ट्रॉनों की सहायता से क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड और बना लेता है। और जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे उतनी उसकी मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेंगे? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एकमित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डी सब सेल में ज्यादा होंगे। तो ये अपनी यहां तक बात हो चुकी थी मेटेलिक नेचर के बारे में। और इसके अंदर लास्ट में आपको इतना ही बताऊंगा मैं, जो वैसे इसके डिस्कस कर लिया था अपनों ने कंप्लीटली, कि इनकी जो मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है, चलो इस पर अपने बाद में आएंगे, पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बता दूं तो उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे आगे। मेटेलिक नेचर के बाद मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वैसे इस पॉइंट को अपनों ने डिस्कस कर लिया था, इसी के साथ में फिर से अपने बात कर लेंगे। फिर आएगा कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरकीय गुण। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। फिर है कलर यानी कि रंग। और फिर है इंटरस्टिशियल कंपाउंड या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यानी अंतराकाशी यौगिक। और लास्ट पॉइंट अपने पढ़ेंगे एलॉय फॉर्मेशन, मिश्र धातु निर्माण। ये टोटल कितने हो गए? 10 पॉइंट हो गए। कुल मिलाकर के ये जो 10 पॉइंट है इनके अंदर डी ब्लॉक अपना कंप्लीट हो जाता है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ट्राई करूंगा कि लास्ट का जो पॉइंट नंबर 10 है वहां तक अपने पहुंचे। और तो स्टार्ट करते हैं अपने मेटेलिक नेचर में। बात अपनों ने कर ली थी। अब इसमें आपको ये बताना है मुझे थोड़ा सा कि इनकी जो मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है ना, इनकी मेटल की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इनकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होती है, मेनली 3 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। कितने टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो मेटल हैं, वो 3 टाइप की मेटेलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, मेटल की जो स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलेंगे अपने? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है वो 3 टाइप की होती है, जिसको बोला जाता है BCC, ठीक है, या फिर CCP, या फिर होगा ये HCP। अब ये क्या है? BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और SCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कहने का मतलब क्या है? बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? काय केंद्रित। ठीक है, और CCP का मतलब क्या होता है? क्यूबिक यानी घनीय संरचना होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। SCP मतलब हेक्सागोनल यानी षटकोणीय। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संरचना होती है। मतलब ये इनकी स्ट्रक्चर के नाम है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भी इनकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होती है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है वो किस टाइप की होती है, क्या कहा जाता है उनको? तो आप बता दो कि BCC, CCP, SCP इस टाइप की होती है। बाकी ये जो पार्ट है ये डिटेल में अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अपने इन्हीं सब स्ट्रक्चर की डिटेल से स्टडी करेंगे। यहां सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इनकी मेटेलिक स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, वो इन 3 फॉर्म में एग्जिट करती है, BCC, CCP और HCP के अंदर। दैट्स ऑल। तो मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में तो इतना ही है, सारी बातें अपनों ने कर ली। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। वैसे भी मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको इसके साथ डिस्कस अपनों ने कर लिया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। जो मेटल्स है उनको मेल्ट करना है, आयरन उसको मेल्ट करना है, तो
तो आयरन को मेल्ट करना या किसी मेटल को मेल्ट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि मेटल जो होते हैं, अभी बात की उन्होंने, इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और मेटेलिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, आकर्षण बल पर। तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स तो बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर दो टाइप के फोर्सेज है। एक एनएस इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट, एनएस जो सबसेल है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कारण ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, धात्विक बंध बनाते हैं। और दूसरा डी सबसेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे, ज्यादा होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो है वो क्या है? पॉइंट नंबर 5, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आप रीजन क्या बताओगे? रीजन बताएंगे बिकॉज इनमें 2 टाइप्स की क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। 2 टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। ड्यू टू 2 टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट भी वही सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर सक, टी, व, क्र, मन, फे, को, नी, कु, जन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? इनका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मिड तक आते आते अपने को पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इनका हाईएस्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मिड तक अपने को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D5 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने क्रोमियम तक आएंगे या मैग्नीज तक पहुंचेंगे, तब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगेंगे, और घटते घटते लास्ट में जब अपने जिंक तक आएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है यहां पर। तो यहां क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भी जिंक क्या है? काफी सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। कॉपर भी क्या है? इनकी कंपैरिजन में, अदर मेटल की कंपैरिजन में सॉफ्ट है। रीजन क्या है? बिकॉज इनके अंदर जो डी सबसेल वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जो इनको एक्स्ट्रा मजबूती दे रहे थे, ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहे थे, पावर दे रहे थे, वो तो इनमें है ही नहीं। वो इनमें नहीं है, तो इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ या इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? इसके अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। MN की बात अपनों ने कर ली थी, ठीक है। MN की बात उन्होंने की थी भी MN जो होता है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है, डिफरेंट होती है, और ये इस टाइप का क्या रखता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ठीक है। हाफ फिल्ड D5 और S में 2, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, इस कारण अपने डी इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज नहीं करता ये, ठीक है। तो ये उन्होंने रीजन ही बताया था मैंने आपको। जो MN है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होना चाहिए ज्यादा, बट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रीजन क्या है? बिकॉज ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज ही नहीं करता, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। जैसे आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज, चलो मैग्नीज की बात कर लेते हैं। मैग्नीज हैव अब नॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आप क्या बताओगे कि जो मैग्नीज है वो अब नॉर्मली क्या हो जाता है? अनियमित रूप से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। होना चाहिए ज्यादा, बट वो क्या हो जाता है? कम। इसका रीजन क्या है? इसके अंदर जो N-1 डी सबसेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे, ठीक है। इसका रीजन ही हो जाएगा। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? टिपिकल सबसे अलग होती है। जिंक, कैडमियम एंड Hg आर वेरी जिंक, कैडमियम एंड Hg हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका रीजन क्या है? आपको कह दिया भी जिंक, और जिंक के नीचे कौन आता है? कैडमियम, और उसके नीचे कौन आता है? Hg। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है, बट अपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो इसका लास्ट एलिमेंट है उसके नीचे आने वाले जो एलिमेंट है उनको भी अपने ले रहे हैं, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम एंड Hg हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके पीछे रीजन क्या है? वही रीजन है जो जिंक का है। 3D जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट है। सेम ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, 4D10, इसका 5D10। तो ड्यू टू फुलफिल्ड N-1 डी सबसेल या एब्सेंस ऑफ N-1 डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N-1 डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बोलोगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स या N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां जो N-1 डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, वो है नहीं, वो नहीं है, तो इसको एक्स्ट्रा मजबूती या एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पावर नहीं मिलेगी। इसी कारण ये क्या हो जाएंगे? मेल्टिंग पॉइंट में कम हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है। और सेम इसी पर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
जिंक कैडमियम एंड Hg आर सॉफ्ट, ठीक है, सेम यही रीजन होगा इसका भी। जिंक कैडमियम और Hg क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, होना चाहिए मेटल्स को हार्ड होना चाहिए, बट ये सॉफ्ट क्यों होंगे, रीजन सेम है। कहने का मतलब आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नोटिस में रखना है और उसी से इनके आंसर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर मिड तक तो इंक्रीज होते हैं, क्यों इंक्रीज होते हैं, बिकॉज मिड तक आते आते जो अपने n-1 डी सेक्शन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे लास्ट में जाने पर कॉपर या जिंक पर ये कम हो जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो डी सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, नेक्स्ट पॉइंट था अपना कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है जिसको अपने डिस्कस करेंगे वो क्या है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 5 हो गया ये। पॉइंट नंबर 6 इसको अपने रब कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है अपना, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी यानी क्या है, उत्प्रेरकीय गुण। कौन सा गुण, उत्प्रेरकीय गुण। तो सबसे पहली बात आप इसको नोट करो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरकीय गुण। कैटालिटिक किससे बना है, कैटालिस्ट। उत्प्रेरक ये वर्ड कहां से आया है, उत्प्रेरक से। और अपने जानते हैं कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की किसी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, घटाते भी हैं, बट अपने क्या है, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करना है। अपने को रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग अपने कैटालिस्ट यूज करेंगे, घटाना है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना और रिएक्शन को क्या करना, इजीली कम टाइम में क्या कर देना, कंप्लीट कर देना। अब बात करते हैं कि जो 3D सीरीज या फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका नेचर है या उनकी प्रॉपर्टी है कैटालिटिक, वो कैसे, इसको डिस्कस करना है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट ये काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, सिंपल। वो क्या करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। कैसे करते हैं, तो मेन इसके पीछे रीजन क्या है, आज पूछ लिया जाए भी ये कैटालिटिक के फॉर्म में या कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, तो पहली बात इसका रीजन तो एक तो अपने ये लिखेंगे, रीजन नंबर 1 जो है ये है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने इसको, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक को, ठीक है। इससे पहले तो एक तो रीजन ये होगा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, वेरी कर सकती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने जानते हैं मैग्नीज है +2 शो करता है मिनिमम, और हाईएस्ट कहां तक जा सकता है, मैग्नीज +7 तक जा सकता है। दैट मीन्स ये क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इसका फायदा, इसका मतलब ऐसा करने से कैटालिस्ट का क्या मतलब है, कैटालिस्ट का काम क्यों करेंगे, तो वही अपने देखेंगे इसका एग्जांपल। तो एक तो अपने रीजन की बात कर रहे हैं, एक तो ये होगा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट वही रहेगा जो आप पहले से पढ़ रहे हो, अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड n-1 d इलेक्ट्रॉन, या बोलो पार्सली फिल्ड डी सबसेल, ड्यू टू पार्सली फिल्ड डी सबसेल, ठीक। पार्सली फिल्ड का मतलब क्या होता है, जो डी है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, पार्सली फिल्ड होना चाहिए। और पार्सली फिल्ड जब डी होगा तभी उसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब डी कंप्लीटली फिल्ड होगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके अंदर, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा रीजन है कि इनमें अवेलेबिलिटी होती है, किसकी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। किसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर्ड n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, या बोलो पार्सली फिल्ड डी सबसेल होता है इनके अंदर। अब ये दो प्रॉपर्टीज है, ये दो गुण है जो इसको क्या बना देते हैं, एक अच्छा कैटलिस्ट बना देते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि रीजन बताओ, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन बता देना, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड n-1 d इलेक्ट्रॉन्स या पार्सली फिल्ड d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी, इनके एग्जांपल लेते हैं कुछ। ये प्रॉपर्टी ये जो शो कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का कैटलिस्ट के रूप में क्या रोल है, एज ए कैटलिस्ट
जो ये शो कर रहे हैं प्रॉपर्टी, इसमें कैटलिस्ट का क्या रोल है, या इन प्रॉपर्टीज का कैटलिस्ट में क्या रोल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो एक रिएक्शन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को अपने ऐसे शो कर रहे हैं कि SO2 फॉर्मेशन ऑफ SO3, किसकी फॉर्मेशन करानी है अपने को, SO3, फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो जब SO3 की फॉर्मेशन होती है तो वो किससे होगी, SO2 से होगी। SO2 प्लस O2 क्या बनेगा, SO3। इसको बैलेंस कर लेते हैं अपने, तो यहां 2 लगाओ और यहां 2 लगाओ, 2 सल्फर और ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, 4 2 6 और 6 हो गए। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होती है तो उसको क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी होती है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो SO3 बनाती है। बट ये रिएक्शन विदाउट अगर कैटलिस्ट अपने करवा रहे हैं तो ये बहुत टाइम लगता है, यानी मुश्किल से होती है, इजी वे से नहीं होती। तो अपने क्या है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं। और कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे अपने, डी ब्लॉक एलिमेंट यूज करेंगे। तो यहां जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है स्टूडेंट्स वो है V2O5। ठीक है, V2O5 क्या है ये, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक, अब आप देखो इसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट कहां है, तो ये रहा वेनेडियम सक्टिव। ठीक है, वैसे वेनेडियम, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आ गया। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक का जो भी मेंबर है वो प्रेजेंट है एज ए कैटलिस्ट, और वो इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटलाइज करवा रहा है, मतलब उत्प्रेरित कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है वो देखते हैं अपने। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ मैंने मिला दिया क्या, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये यहां लिखते हैं V2O5 प्लस SO2। अब मैंने इस रिएक्शन को कैटलिस्ट की हेल्प से करवाना है। पहले मैंने डायरेक्ट लिखा था SO2 प्लस O2 ऐड होगी SO3 बन जाएगा, ठीक है, बट वो इतना इजी नहीं है, यहां लिख दिया वो अलग बात है, बट जिसको करवाएंगे रियल में अपने, ठीक है, लेबोरेटरी में, तब उसमें टाइम लगेगा। तो अपने क्या करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को बुला के लाते हैं। ठीक है, वो क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा SO2 को, तो ये बदल जाएगा SO3 में, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगी इसमें, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, V2O5 से V2O4 में। ओके, दैट्स क्लियर। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने, कैटलिस्ट का मतलब क्या, हेल्प करना। कैसे हेल्प कर रहा है, ये इजीली इसको ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है। डायरेक्ट ऑक्सीजन इसको जो लेनी थी वो मुश्किल थी इसके लिए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने इजीली इसको ऑक्सीजन सप्लाई करी, SO3 बन गया V2O5। अब हुआ क्या इसमें, V2O5 जो है ना, यहां पर वेनेडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आप चेक करो, तो यहां V2 जो वेनेडियम +5 में है, कैसे +5 में, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, 5 ऑक्सीजन पर टोटल चार्ज क्या होगा, -10, दैट मीन्स यहां टोटल पॉजिटिव कितना होगा, +10, बट एक वेनेडियम को कितना मिलेगा, +10, तो दोनों वेनेडियम का है, तो एक का कितना है, +5। तो ये वेनेडियम का पेंटाऑक्साइड जो यहां पर आपको नजर आ रहा है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये वेनेडियम, इसको क्या बोलेंगे आप, वेनेडियम 5th ऑक्साइड। ये जो वेनेडियम का ऑक्साइड अपनों ने यूज किया है ये कौन सा है, वेनेडियम 5th ऑक्साइड है। ओके, वेनेडियम 5th ऑक्साइड मतलब +5 में। अब यहां देखो, ये जो वेनेडियम आप यूज कर रहे हो यहां पर जो बन रहा है वो क्या है, -8, तो क्या आएगा, +8, दैट मीन्स यहां क्या आ जाएगा, +4। जैसे इसको चेक किया वैसे इसको चेक किया मैंने, आप चेक करना, +4 आएगा यहां पर। तो यहां ये +4 स्टेट में आ गया है, तो यहां वेनेडियम किस में है, वेनेडियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वेनेडियम 4th ऑक्साइड। यहां वेनेडियम का जो ऑक्साइड बन रहा है वो कौन सा है, 4th, लिया कौन सा था, 5th। तो अभी मैंने आपको बताया कैटलिस्ट के फॉर्म में अगर ये काम कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी या रीजन क्या था, ये एज क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प ली ना, +5 से +4 में गया ना। अगर इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो क्या ये रिएक्शन हो पाती, दैट मीन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये पॉसिबल हुआ। तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरी कर रहा है। ठीक है, अब ये V2O4 जो अपने जानते हैं कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के अंदर कुछ टाइम के लिए बनता है, ठीक है, और उसके बाद वो फिर से क्या है, जो कैटलिस्ट है वो एज इट एज वापस अपने को मिल जाता है। मैं ये कह रहा हूं कैटलिस्ट यूज होता है, खर्च होता है कुछ टाइम के लिए किसी रिएक्शन में, और एंड ऑफ द रिएक्शन वो वापस अपने को वैसा ही मिल जाता है, तो अपने को वैसा इसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो V2O4 है, V2O4 ½ O2 से रिएक्शन कर लेगा अगेन,
ठीक है, और क्या बना लेगा फिर से वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इस तरीके से इस रिएक्शन को अगर आप टोटल देखो, ये 2 स्टेप में करवाई है, और इन दोनों स्टेप को अगर आप ऐड करो तो आपको कंप्लीट रिएक्शन मिल जाएगी। ऐड करने का मतलब लेफ्ट और राइट वाले जो है वो कट सकते हैं, ठीक है, जब अपने ऐड करते हैं रिएक्शन में तो लेफ्ट राइट जो पार्ट है वो कट सकता है। तो V2O5 लेफ्ट में भी है राइट में भी है, दैट मींस ये कट होगा। V2O5 लेफ्ट में भी है और राइट में भी, ये कट हो जाएगा। और कुछ सेम है क्या? नहीं है तो लिख दो रिएक्शन। तो क्या बचा? SO2 प्लस हाफ O2, और क्या बना इधर, क्या बचा है? SO3। ये लो स्टूडेंट, ये होगी रिएक्शन। अब एक्चुअल में तो रिएक्शन ये थी, SO2 से क्या बनाना था अपने को? SO3, बट ये डायरेक्ट नहीं हो रही, इनडायरेक्ट हो रही है। मींस कुछ टाइम के लिए यहाँ पर क्या बना है? V2O4। ये एज ए इंटरमीडिएट है, ठीक है, किसी रिएक्शन में कोई चीज बन रही है कुछ टाइम के लिए, फिर वो वापस फिनिश हो जाती है, वैसे वापस आ जाती है जैसी पहले थी, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, ये बोल सकते हैं आप। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करके रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा है, उत्प्रेरित करवा रहा है। तो आपको समझ आ गई बात कि किस तरीके से काम कर रहा है कैटालिस्ट का वेनेडियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने लेते हैं पॉइंट इसमें। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में एक तो अपने ये देखा, एक ये है कि मैंने बताया अवेलेबिलिटी ऑफ N-1 d इलेक्ट्रॉन्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या बोलो पार्सली फील्ड इलेक्ट्रॉन, पार्सली फील्ड डी सबसेल। तो इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं डी सबसेल में, उसकी हेल्प से भी ये क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक। रियल में क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं कि मतलब क्या है, कई बार ये कैटलिस्ट क्या करते हैं? सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, किसके लिए? रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट आप जानते हो, ठीक है, रिएक्टेंट मतलब जैसे एक रिएक्शन है, इसके अंदर नाइट्रोजन प्लस में क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? NH3 बना रहे हैं। NH3 क्या होती है? अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके NH3 बना रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अपने क्या है, अब ये रिएक्शन भी डायरेक्ट अपने आप नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अपने आप करवाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए अपने को, ठीक है, ऐसी कंडीशन चाहिए। तो उससे बचने के लिए अपने क्या करते हैं? कैटलिस्ट लेके आते हैं। तो यहां भी कैटलिस्ट यूज होगा, वो किसका होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, या क्या होगा? ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होगा। तो यहां स्टूडेंट अपने क्या यूज करते हैं? या तो आप आयरन यूज करो या फिर MO मोलिब्डेनम। आयरन और मोलिब्डेनम यहां पर यूज होंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे? रियल में अपने इसको यहां लिखेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको इतना लिख करके छोड़ देना है बस, ठीक है, कैटलिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। भी किस तरीके से आयरन और मोलिब्डेनम वर्क करते हैं, कोई एक एग्जांपल दो, आप लिख दो, ठीक है। बट इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यहां आयरन या मोलिब्डेनम क्या करते हैं? इस रिएक्शन को इजीली करवाने के लिए, ठीक है, यहां पर आयरन को फाइनली डिवाइडेड पाउडर के फॉर्म में लिया जाता है। जो आयरन है ना, आयरन तो बड़ा सारा होता है, ऐसा नहीं इतना बड़ा आयरन लेके उसको डाल देंगे कंटेनर में, रिएक्शन कंटेनर में, पहले उसको पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। फाइनली डिवाइडेड मतलब बिल्कुल चूरा बनाएंगे उसका। तो जब उसका पाउडर फॉर्म बनेगा, जैसे ये पूरा बड़ा सारा एक टुकड़ा है, उसको पाउडर फॉर्म में बनाएंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आयरन था, इसको मैंने फाइनली डिवाइड कर लिया, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में बिल्कुल बारूद बना लिया, पाउडर बना लिया। इसकी सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या है, अब इजीली क्या करेगा? ये आयरन या मोलिब्डेनम को मैंने यहां लिया है, ये क्या करेगा? एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है ना, ये गैसेस होती है, अपने को पता है, और ये इनके बीच में क्या है? रिएक्शन होने से पहले क्या होता है? रिएक्टेंट का आपस में पास आना जरूरी होता है। तो रिएक्टेंट जब पास नहीं आ पाएंगे, दूर दूर भागते रहेंगे, तो कैसे रिएक्शन पॉसिबल होगी? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे नहीं या पास नहीं आएंगे तो अमोनिया कैसे बनेगी? तो ये क्या काम करेगा यहाँ पर? आयरन या फिर कैटलिस्ट के फॉर्म में आयरन क्या काम करेगा? जो दूर दूर भाग रहे हैं, जिनके बीच में दूरियां हो गई है ना, उनके बीच में नजदीकियां लेके आएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? जिनके बीच में दूरियां हो गई है उनके बीच में क्या लाएगा? नजदीकियां लाएगा, और इनको पास ला करके, ठीक है, क्या करेगा? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, ये रिएक्शन को इजीली कंप्लीट करवा देगा। तो ये आयरन क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करवाएगा। यहां नाइट्रोजन गैस और कौन? हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? एडजॉर्ब। एडजॉर्ब बोला मैंने, एक होता है अब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एडजॉर्ब मतलब होता है अधिशोषण, और अब्जॉर्ब AB उसका मतलब होता है अवशोषण। तो एडजॉर्ब का मतलब होता है सरफेस पर, किसी चीज का सरफेस पर आकर के क्या होना? बैठ जाना, इकट्ठा हो जाना। तो यहां पर इसकी सरफेस पर आकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल यहां पर आकर के क्या आराम से बैठ जाते हैं। पहले ये इधर उधर भाग रहे थे, इसने क्या किया? इनको समझाया और अपनी सरफेस पर बिठा लिया। अब बिठाने के बाद क्या है? धीरे धीरे ये इनके बीच नजदीकियां करवाएगा, ये पास में आएंगे दोनों, और जब पास में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट्स ऑल। ये था कैटलिस्ट के रूप में काम। तो आयरन या मोलिब्डेनम जब इसको पाउडर फॉर्म में लिया जाता है तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है,
अपने सरफेस पर इन गैसेस का इजीली एब्जॉर्प्शन करवा करके, अधिशोषण करवा करके ये अमोनिया की फॉर्मेशन कर देता है। तो मैंने बताया आपको इसके अंदर यहाँ पर देखो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सरफेस पर हो रहा है, तो उस सरफेस पर कुछ ना कुछ एक्टिव साइट भी तो होगी ना, कुछ सक्रिय बिंदु होंगे। कहने का मतलब क्या है, भी जो आयरन लिया आपने तो उसके अंदर क्या N-1D जो सबसेल होता है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ना, आयरन के अंदर नहीं रहते क्या, आयरन में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और उन अनपेड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही इनको क्या करता है अपनी सरफेस पर जोड़ देता है। रियल स्टोरी ये है, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का भी रोल अपनों ने देख लिया, और किसका रोल देखा अपनों ने, फर्स्ट वाला क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रोल भी देख लिया, ठीक है। तो ये थी बात। कुछ और रिएक्शन भी दे रखी है इसके अंदर, कुछ और रिएक्शन भी दे रखी है, जैसे कि वनस्पति ऑयल होता है एक, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं अपने, ठीक है। वनस्पति ऑयल यूज होता है, वो क्या होता है, निकिल होता है। यहां पर भी वही स्टोरी है सेम, ठीक है। पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं। यहां पर भी निकिल एज ए पाउडर फॉर्म में लिया जाता है, मतलब निकिल फाइनली डिवाइडेड होता है बिल्कुल, ठीक है, एज ए पाउडर फॉर्म में लिया जाता है उसको, ठीक है, और उसको लेकर के रिएक्शन के कंटेनर में डाल दिया जाता है। रिएक्शन कंटेनर मतलब जिसके अंदर रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है, उस रिएक्शन कंटेनर के अंदर जब उसको मिला दिया जाता है तो उस रिएक्शन को क्या कर देगा, ये इजीली कंप्लीट कर देगा। देख लो तो क्या था अपने पास, C डबल बॉन्ड C, यहां पर एल्काइल ग्रुप R है, यहां क्या है, C डबल R ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या लिखा मैंने, वनस्पति ऑयल, वनस्पति तेल है ये, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब वनस्पति ऑयल क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देख रहे हो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। कैसा है ये, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ये असंतृप्त है। कैसा है ये, असंतृप्त, ठीक है। आपको यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा बीच में चेक करता रहता हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। तो असंतृप्त अनसैचुरेटेड ऑयल है ये। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड होते हैं, अपने जानते हैं। अब ये इस अनसैचुरेटेड को किस में चेंज कर देगा, सैचुरेटेड में चेंज कर देगा, ठीक है। मतलब ये एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये इस अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन, निकिल, क्या कर देगा, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देगा। मींस वनस्पति ऑयल को बना देगा क्या, वनस्पति घी बना देगा ये, इसको अपने कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डालडा, ठीक है, ठीक है। घी का मतलब कौन सा घी, दूसरा, डालडा, ये डालडा बना देगा इसका। तो यहां क्या होगा, निकिल है, निकिल, ठीक है, प्लस साथ में क्या लेंगे अपने, हाइड्रोजन, दूसरा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ना, यहां पर दो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही है, दोनों निकिल की प्रेजेंस में ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। निकिल की हेल्प से ये काम होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहां इस बॉन्ड के ब्रेक होने से एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगी। इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दी और एक यहां जोड़ दी। तो मैंने जो प्रोडक्ट की साइड थी उसको रिएक्टेंट के साइड में शो कर दिया, आप इसको आगे कंप्लीट कर लेना। तो यहां पर अनसैचुरेटेड से ये क्या हो गया, अब सैचुरेटेड, और ये फॉर्मूला किसका हो गया, अब वनस्पति घी का हो गया। पहले क्या था, वनस्पति ऑयल। इस तरीके से आपने देखा भी निकिल एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है एक रिएक्शन के अंदर। एक में आपने देखा आयरन या मोलिब्डेनम यूज हो रहा है, एक में आपने देखा वेनेडियम यूज हो रहा है एज ए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। पॉइंट डिस्कस इसका, हाँ, एक वो थोड़ा चेंज कर लेना आप। अभी उन्होंने जो AlCl3 लिखा था, AlCl, रियल में वो AlCl4 नहीं है, वहां क्या है, TiCl4 है, ठीक है। ये AlCl4 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, TiCl4। अभी उन्होंने रिएक्शन ली थी, क्या क्या रिएक्शन ली थी, इथाइलिन से क्या बनाया था, पॉलीइथाइलिन। तो वहां पर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, Ti कर लेना है, ओके। तो ये थोड़ा फ्रैक्शन कर लेना। अब अपने बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट अपने लेंगे कैटलिस्ट के बाद, पॉइंट नंबर 7 आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 7 आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये है नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स अपना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है, चुंबकीय गुण। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, चुंबकीय गुण बोला जाएगा, ठीक है, चुंबकीय गुण बोला जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब बात क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। मेनली किसको पढ़ रहे हैं, 3D या फर्स्ट क्लास सीरीज को। तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि ये एज ए मैग्नेट भी काम करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना,
जो ट्रांजिशन तत्व या ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व होते हैं वो चुंबक के समान भी काम कर सकते हैं। इनमें चुंबकीय गुण होता है, यानी इनमें मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिज्म क्या होता है, इनमें मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, चुंबक का जो गुण होता है क्या कहलाता है, चुंबकत्व। ठीक है, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिज्म। तो ये एज ए मैग्नेट वर्क कर सकते हैं, कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये एज ए मैग्नेट कैसे वर्क करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या राज है, वो अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, उनके अंदर जो मेनली रीजन क्या है, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो भी चीज अपने पढ़ रहे हैं सबके पीछे एक ही पॉइंट आएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी वही रीजन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, किसका काम करेंगे, चुंबक का, बट शर्त है होना चाहिए उसके अंदर क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक होगा कोई एलिमेंट, चलो डी ब्लॉक एलिमेंट है कोई, या वो कंपाउंड फॉर्म में है। ठीक है, तो वो क्या है, अगर उस डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कंपाउंड फॉर्म में अपनों ने लिया है, तो हो सकता है वो मैग्नेट का काम करे, हो सकता है ना करे। अगर वो मैग्नेट का काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है अपनों ने रीजन, तो वहां पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर वो मैग्नेट का काम नहीं कर रहा है दैट मींस वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो मैग्नेट का काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स देखो, अब इसका रीजन क्या है, मेनली क्या होता है, ये आपको ये पता लग गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेट का काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बता दूं आपको मैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक ऑर्बिटल लिया, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल लिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। ठीक है, रियल में इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप के मोशन होते हैं। ठीक है, जैसे अपनी अर्थ क्या करती है, अर्थ पूरी जो सन के चारों तरफ क्या करती है, मोशन करती है, चक्कर लगाती है, अपने जानते हैं 2 प्रकार की गतियां होती है ना, परिक्रमण, परिभ्रमण। आपने जैसे ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा होगा, तो अर्थ पूरे सन के चारों तरफ क्या करती है, राउंड लगाती है, और साथ में अपनी एक्सिस पर भी अर्थ घूमती रहती है, अपनी एक्सिस पर घूम रही है और साथ में क्या कर रही है, सन के चारों तरफ राउंड लगा रही है। सेम इसी टाइप से यहाँ भी 2 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, 2 प्रकार की गतियां होती है, किनके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और उन मोशन के कारण वहां पर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, मूव करता है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वो एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काम करेगा और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और ये भी करेगा। इसके द्वारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो की जाएगी ना, उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, अपवर्ड। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो की जाएगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इससे। तो दोनों सेम अमाउंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने से कैंसिल आउट कर देते हैं, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। अब एक अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो तो फिर करेगा ही, उसकी डायरेक्शन तो एक ही रहेगी ना, तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक वैल्यू निकल के आएगी। तो ये थी बात। अब इनकी मोशन डिटेल से बात करें तो इनके अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 तरह के मोशन शो करते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ मोशन, 2 टाइप्स ऑफ मोशन पॉसिबल है इसके, इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो एक मैंने बताया आपको, एक होता है ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन जिसको बोलते हैं कक्षीय गति, कक्षीय गति। ठीक है, एक होती है ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति, और एक होती है स्पिन मोशन, स्पिन मोशन। एक होती है ऑर्बिटल और एक क्या होती है, स्पिन मोशन। इसको बोलते हैं अक्षीय गति। एक होती है कक्षीय या कक्षीय गति, एक होती है अक्षीय गति। अभी मैंने बताया अर्थ चारों तरफ सन के चक्कर लगाती है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मोशन का मतलब क्या है, ये पूरे ऑर्बिटल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, या न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या कर रहे हैं, वो अपने एक्सिस पर भी घूम रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पर भी घूम रहे हैं। तो एक्सिस पर घूम रहे हैं उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अक्षीय गति या स्पिन मोशन, और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मोशन। 2 टाइप की मोशन होती है, इन दोनों के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर नजर आती है अपने को। तो ये क्लियर होगी। आप पूछ सकते हैं कि इनके अंदर क्या रीजन है कि ये एज ए मैग्नेट वर्क करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज इनमें क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। थोड़ा डिटेल से बताओ तो बताओ कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसे उसके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई। तो ड्यू टू मोशन, 2 टाइप का मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, कक्षीय गति और अक्षीय गति।
जब मोशन करते हैं तो इनको चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और ये मैग्नेट का काम करने लगते हैं। तो एक छोटे चुंबक के समान काम करते हैं। जो इनका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक छोटे स्मॉल मैग्नेट के लाइक क्या करता है, वर्क करने लगता है। तो मैंने बताया दो प्रकार की गलतियां होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एल से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से। अब ध्यान रखना आप, इन दोनों के कारण तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है ना, और जो इसका मैग्नेटिक पूरी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। तो इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, कंप्लीट मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है, और इन दोनों के सम के इक्वल जो आएगी वो किसको लिखेंगे, म्यू से। म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो म्यू जो आएगा इनका चुंबकीय आघूर्ण निकल के रियल में वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के कारण तो आएगा। तो इसको अपने किसके बराबर करेंगे, म्यू एल प्लस म्यू एस। एल का मतलब क्या है, ऑर्बिटल मोशन, ये क्या है, स्पिन मोशन। ठीक है, अब देखिए रियल में होता क्या, इनका जो ऑर्बिटल मोशन है ना, जो कक्ष की गति है उसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है। उसको अपने फिर क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, न के बराबर, नकारात्मक कर देते हैं। नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर है, नगण्य। तो इसका जो मोशन है बहुत ही कम हो पाता है, इतना कम मोशन हो रहा है कि उसको अपने काउंट ही नहीं करते। तो अब जो ये वाला इसका मोशन ठीक होता है, ठीक है, तो इसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अपने, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो लास्ट में अपने कहेंगे भी जो म्यू है वो रियल में किस पर डिपेंड करता है, म्यू एस पर। यानी म्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी वो म्यू एस से ही निकल के आएगी। यहाँ म्यू लिखना है अपने। तो आपको एक बात मैंने बताई, दो टाइप के मोशन होते हैं। एक जो मोशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि अपने बात कर रहे हैं किसकी, डी इलेक्ट्रॉन्स की। ये डी इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनके कारण उसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेट का काम कर रहे हो। तो डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो देखो सरफेस पर होते हैं, बाहरी तो होते हैं, अंदर थोड़ी होते हैं। डी इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होते हैं। ठीक है, सरफेस पर जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, बाहर वाले एनवायरमेंट से, बाहर का जो एनवायरमेंट है, जैसे कि मान लो कि अपने बात करेंगे ना, अभी आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसी लिगेंड के साथ, इससे पहले लेक्चर में कई बात की अपने ने, लिगेंड के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। लिगेंड क्या होता है, जो मैग्नेट को लोन पेयर डोनेट करता है। लिगेंड क्या होता है, जो मैग्नेट को लोन पेयर डोनेट करता है, दान करता है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना होता है। तो लिगेंड जुड़ा हुआ है बाहरी, और बाहरी कौन है, डी ऑर्बिटल्स है इसकी। और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उस लिगेंड के या बाहर के संपर्क में ज्यादा है, तो उसके कारण उसका मोशन इतना नहीं हो पाता, गति इतनी नहीं हो पाती, इसलिए उसको अपने न के बराबर मान के छोड़ देते हैं और अपने फिर क्या लेते हैं, ओनली म्यू एस लेते हैं। +2 के बेस पर अगर बात करें तो इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको मैं आपके अकॉर्डिंग टू बुक या जो भी है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपने। तो दो तरह के मोशन होते हैं, एक जो मोशन होता है वो तो लगभग 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम हो जाता है, इसको जीरो मान लेते हैं अपने। तो लास्ट में इसको अपने कैंसिल आउट कर देते हैं, तो म्यू जो है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाता है, म्यू एस के बराबर हो जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं स्टूडेंट इसको, मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण। तो इनका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, म्यू एस पर डिपेंड करता है, स्पिन मोशन पर डिपेंड करता है। तो ये था इसके बारे में, फॉर्मूले की बात होगी। और इसकी वैल्यू भी होती है, म्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन। जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी उसके पीछे क्या लिखा होगा, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन भी है, जैसे मान लो कि आपको पूछ दिया जाए, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, बताएं कि मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करो स्कैंडियम +3 का। ठीक है, स्कैंडियम +3 आपको दे रखा है। ठीक है, मान लो स्कैंडियम +3 स्टेट में है, किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ये किसी यौगिक के अंदर, और कह रहे हैं कि इसकी म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो म्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाए तो आप तो ये थोड़ी लिखोगे म्यू इक्वल टू होता है म्यू एस। ठीक है, ये तो उन्होंने बताया इसकी मोशन को। रियल में फॉर्मूला क्या होता है, म्यू कैलकुलेट करना है तो म्यू इक्वल टू होता है √n+2 और यहां लिखेंगे बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये होती है रियल में म्यू की वैल्यू। तो अब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, आपको तो रियल में इसी फॉर्मूले को यूज करना है। क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, यही है अपने लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किसी के म्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए फॉर्मूला लगाओ, √n+2। n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तो आप स्कैंडियम +3 में n की वैल्यू निकाल लो, चेक कर लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे चेक करके इसका रिप्लाई करोगे, मैसेज करोगे। ठीक है, जैसे लेक्चर ये आप देख लोगे उसके बाद मुझे इसका रिप्लाई देना और बताना ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिससे अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इसमें जो भी चुंबकत्व है, चुंबकीय गुण है, उसको अगर अपने देखें मैथमेटिकल तरीके से उसको मेजर करें तो कितनी वैल्यू आती है। तो ये स्टूडेंट्स बात होगी इसकी।
अब कुछ आगे थ्योरेटिकल बातें हैं, थोड़ा बता देता हूं आपको मैं। जैसे कि आगे अपने ये पढ़ेंगे जो मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व, चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म जो होता है इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, वो कितने टाइप का होता है? मेनली तो 2 टाइप्स का होता है। इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म की किसकी बात कर रहे हैं? अपने टाइप्स की। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है? पैरा मैग्नेटिज्म। पैरा मैग्नेटिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं अपने प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकत्व। क्या बोला जाता है इसको? प्रति चुंबकत्व। पैरा मैग्नेटिज्म को क्या बोला जाता है? प्रति चुंबकत्व। ठीक है, और एक होता है पैरा मैग्नेटिज्म और एक होता है इसको डायामैग्नेटिज्म लिखना था। डायामैग्नेटिज्म को बोलते हैं प्रति चुंबकत्व, और एक होता है पैरा मैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं? अपने अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व इसको कहते हैं अनुचुंबकत्व। ठीक है, अब ये पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? सिंपल, डायमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? प्रति चुंबकत्व, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। ठीक है, एन की वैल्यू, एन क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां 0 होंगे, एब्सेंट होंगे ही नहीं, तो क्या वो चुंबक का काम करेगा? तो वो चुंबक का काम नहीं करेगा। उसको प्रति चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म या प्रति चुंबकत्व कहेंगे। तो ये क्लियर हुआ आपको स्टूडेंट्स? सेकंड क्या था? डायमैग्नेटिज्म। मैं बार बार इसको पैरा बोल रहा हूं, सॉरी। डायमैग्नेटिज्म किसको कहेंगे? जिसमें एन की वैल्यू 0 होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मतलब ये प्रति चुंबकत्व का मतलब क्या है? ये मैग्नेट का काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैग्नेट का काम करने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, नेसेसरी है। यहाँ पर ये होंगे नहीं। अब अनुचुंबकत्व आप समझ ही जाओ ऑटोमेटिक। पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा? जिसमें एन की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। ये एन की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, कम से कम उसमें एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसके कारण वो क्या हो जाएंगे? अनुचुंबकीय। और इसी के बाद एक तीसरा आता है, रियल में वो दूसरे से रिलेटेड ही है। जैसे ये फर्स्ट मैग्नेटिज्म हो गया एक टाइप का, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म। थर्ड क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं लोह चुंबकत्व। यहां तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो फेरोमैग्नेटिज्म है थर्ड वाला, सुन लो आप। थर्ड वाला क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म। क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व। अब रियल में लोह चुंबकत्व क्या है? पैरामैग्नेटिज्म है। अनुचुंबकत्व क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो होगा। तो दो ही बातें थी, एन या तो नहीं होगा या फिर एन की वैल्यू होगी। तो ये तीसरा कहां से आ गया? तो तीसरा कुछ नया नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से पैरामैग्नेटिज्म तो है ही, बट इसमें क्या है? जो मैग्नेटिक पावर होगी ना, चुंबकत्व का जो गुण होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होगी वो कुछ ज्यादा होगी। किससे? पैरा वाले से। इसीलिए इसको फेरोमैग्नेटिज्म कहेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे स्कैंडियम, जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा स्कैंडियम +3 ले लिया मैंने। ठीक, अब इसको चेक करना, स्कैंडियम +3 क्या डायमैग्नेटिक नेचर का है या नहीं है? ठीक है, यहां पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं अपने, तो पैरामैग्नेटिज्म में मैंने क्या ले लिया? ये ले लिया, Fe+2 ले लिया या Fe+3 ले लिया। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिज्म का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? डायमैग्नेटिज्म का काम करेगा। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा? इसके अंदर क्या है? जैसे कि फेकोनी याद रख लो आप, फेकोनी। फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जांपल क्या है? फेकोनी, याद रख लो। यानी आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, और जो निकल है ना, उनके अंदर क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ही होती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म से भी ज्यादा होती है, इसलिए इसको फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, लोह चुंबकत्व कहते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल के अंदर ज्यादा होती है, स्पेशली आयरन यहाँ पर है, इसलिए इसको फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ वर्ड है ये। और स्कैंडियम +3 है, जैसे कि मान लो, अब स्कैंडियम +3 को मैंने डायमैग्नेटिक क्यों कहा है वो आप चेक करना। ठीक है, स्कैंडियम जो +3 है वो डायमैग्नेटिज्म या प्रतिचुंबकत्व का काम करेगा, तो क्यों करेगा? इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, आयरन +2 जो है पैरामैग्नेटिज्म काम करेगा, तो क्यों करेगा? उसके पीछे क्या रीजन है? और ये मैंने बताई दिया आपको फेरोमैग्नेटिज्म। मेनली तो दो ही है, या तो प्रतिचुंबकत्व होगा, या तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक, या होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, या प्रतिचुंबकीय, या क्या होगा? अनुचुंबकीय। तो ये था बात। और कुछ थ्योरेटिकल बातें और है, जैसे कि अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको अपने किस में रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं।
तो जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड की पावर को कम कर देगा। क्यों कर देगा कम? क्योंकि वो तो मैग्नेटिक फील्ड की पावर को इसलिए कम कर देगा, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ठीक है। बट अगर यही आप किसको रख दो यहाँ पर, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे तो क्या करेगा, कम कर देगा जो पावर है मैग्नेटिक रीजन की उसको। बट आप किसको रख दो इसके अंदर, कौन से सब्सटेंस को रख दो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर रख दोगे, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसकी जो पावर है स्ट्रेंथ उसको बढ़ा देता है वो। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये खुद किसका काम करता है, ये खुद एक चुंबक का काम करता है, तो ये दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी पावर को बढ़ा देता है। ये नॉन मैग्नेट है, ये तो मैग्नेट का काम करता ही नहीं है, ये इसकी पावर को घटा देता है। तो इसके डायग्राम भी बने हुए हैं, ठीक है। तो आज वैसे मैंने सोचा था पूरा हो जाएगा लेक्चर, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि फोन की भी कुछ लिमिट होती है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए कई बार एकदम से आप देखते हो वीडियो, मैं बोलता हूँ चल लेक्चर चलता रहता है और मेरी कुछ कहीं भी नहीं बंद हो जाती है बातें, तो आप समझ जाओ क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी मैं भी नोट कर रहा हूँ बारी बारी फोन की तरफ। तो आपको अब तक मैंने स्टूडेंट्स ये बातें बताई, ठीक है। अब आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद आगे जो प्रॉपर्टीज रह गई है वो कौन कौन सी है, एक बार प्लीज मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। इसके अंदर अपने बात कर ली किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर ली। पॉइंट नंबर 8 कलर, और पॉइंट नंबर 8 जो है अपना कलर है, 8वां पॉइंट कलर है। और जो पॉइंट नंबर 9 है वो क्या है, 9 क्या है अपना, पॉइंट नंबर 9 क्या था, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकाशीय यौगिक। और पॉइंट नंबर 10 क्या था, एलॉय फॉर्मेशन। वैसे तो छोटा सा ही पार्ट है, 10 मिनट का और है, अगर साथ दिया ठीक है अपना, तो अपने इसको भी कर लेंगे, बट मुझे लगता नहीं है पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स। तो कल अपने एक छोटी क्लास लेकर इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तब तक आप जितनी बातें पढ़ाई है उसको रिवाइज करें, ध्यान से पढ़ें, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करें, और साथ साथ नोट्स आप बनाते रहें। तो अपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू अपनी बुक चल रहे हैं, ठीक है। जो +2 की केमिस्ट्री की बुक है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, ध्यान से सुनना है, और साथ साथ उसको नोट करना है। नोट करोगे आप, साथ साथ लिखोगे, तभी आपको चीजें क्या है याद रहेगी। आप ओनली देखोगे, देख के छोड़ दोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें नोट करनी है। तब तक फिर मिलेंगे अपने, ओके। तब तक पढ़ते रहिए, ओके, थैंक यू।